हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्तफ़ा पटेल और वेलकम टू माय चैनल ट्रैवल विद मुस्तफ़ा। आज हम लोग बात करें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसको लेके लोगों को बहुत ही कन्फ्यूजन रहती है, जो है यूएसए विजिटर वीज़ा। तो यूएसए विजिटर वीज़ा है जिसे हम कहते हैं H1B2 वीज़ा। बेसिकली आपको बिजनेस शॉर्ट ट्रिप्स एंड टूरिज्म के लिए दिया जाता है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे, इसमें क्या क्या लोगों के मिसकंसेप्शंस होते हैं, कन्फ्यूजन होती है, वो आज हम सब क्लियर करेंगे। पॉइंट नंबर 1, इसमें लोग यूजुअली पूछते हैं कि आपके अकाउंट में बैलेंस कितना होना चाहिए। तो वैसा उनकी वेबसाइट में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपके अकाउंट में सो एंड सो बैलेंस होना चाहिए, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं है। लेकिन यूजुअली आप अगर गूगल पे सर्च करोगे तो 6,000 से 10,000 के बीच में बैलेंस बताया जाता है। और सेकंड पॉइंट, लोग कहते हैं कि आप सिंगल है और मैरिड है तो सिंगल को जल्दी वीज़ा मिलते नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिंगल लोगों को भी वीज़ा मिलते हैं। और लोग कहते हैं कि आपकी फैमिली से स्ट्रॉन्ग टाइज होना ज़रूरी है। तो स्ट्रॉन्ग टाइज तो कोई वीज़ा ऑफिसर को पता नहीं कि आप यहाँ पे क्या है। तो स्ट्रॉन्ग टाइज जैसे कि होता है आपका फैमिली में पेरेंट्स का होना, या आपकी वाइफ का होना, या आपके बच्चे का होना, आपके एजुकेशन या आपका बिजनेस, ये सब आपकी कंट्री के स्ट्रॉन्ग टाइज को रिप्रेजेंट करते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैवल हिस्ट्री। ट्रैवल हिस्ट्री, जो लोग कहते हैं कि जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनको वीज़ा नहीं मिलता है, तो ये बिल्कुल गलत है। जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है उनको भी वीज़ा मिलता है, लेकिन उसके चांसेस होते हैं बहुत ही कम, जिसमें है 100 में से 5%, 95% चांसेस नहीं होते वीज़ा मिलने के। और ट्रैवल हिस्ट्री से भी इसका मतलब ये नहीं कि आप दुबई जाकर आ गए या आप किसी बैंकॉक जैसे कंट्री में जाके आ गए जहाँ के वीज़ा बहुत इजीली आपको मिल जाते, तो उस कंट्री को वो लोग जल्दी मायने देते नहीं। क्योंकि आजकल लोग करते हैं ऐसा, पूरा पैकेज मिलता है कि हम 3 कंट्री का आपको ट्रैवल हिस्ट्री बना के दे देंगे, आप फिर इंटरव्यू दीजिए कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यूएस का वीज़ा लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट है, क्योंकि यूएस का जो वीज़ा होता है कम्प्लीटली इंटरव्यू बेस्ड वीज़ा होता है। और जो उनके ऑफिसर होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से ट्रेंड होते हैं कि इंसान क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, उसके क्या है क्या नहीं। तो ऑनेस्टी आप रखिए, ऑनेस्टी आप अगर मेंटेन करोगे तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और अगर आप कहीं झूठ भी बोल रहे हो तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा झूठ बोल दिया। आप अगर 5,000, 10,000, 20,000 वाली जॉब करो, आपने बताया मेरी 20 करोड़ की कंपनी का टर्नओवर है, तो ये सब तो बात मानने जैसी होती नहीं। वो इंसान को देख के पे हाँ, आप बोल सकते हैं अगर आपकी 30-40,000 मंथली सैलरी है तो आप बता दीजिए कि हाँ भाई मेरी 60,000 है, 70,000 है, ठीक है, ओके, उतना चलता है, क्योंकि बैंक में भी उतना ट्रांजेक्शन होता रहता है। और बैंक में अगर बात करें तो आप 3-4 लाख रुपया भी रख दे तो काफ़ी है। और वो लोग तो यूजुअली डॉक्यूमेंट आपसे पूछते नहीं है। अगर उनको किसी किस्म का डाउट होता है तो आपसे डॉक्यूमेंट पूछते हैं, नहीं तो आपसे वो डॉक्यूमेंट पूछते ही नहीं है, क्योंकि उनको उनके सीनियर से भी ऑर्डर होता है कि डोंट आस्क फॉर द डॉक्यूमेंट अनलेस एंड अनटिल इट इज़ नेसेसरी। बिकॉज अगर कोई उनका सीनियर उनको आपके काउंटर पर डॉक्यूमेंट चेक करते हुए देखते हैं तो वो लोग उनको बाद में बोलते हैं कि आपको इतनी ट्रेनिंग मिली, आप इस तरह से डॉक्यूमेंट क्यों चेक करें। डॉक्यूमेंट आप सेफ्टी के लिए लेकर जाइए, क्योंकि जब आप आपका DS-160 फॉर्म फिलअप करते हैं, जो यूएस के लिए विजिटर वीज़ा के लिए एक फॉर्म होता है DS-160, तो इसमें आप जो डिटेल मेंशन करोगे अब वो वीज़ा ऑफिसर उसी से रिलेटेड आपसे सवाल करेगा, उससे बाहर आपसे किसी भी तरह के सवाल नहीं करेगा। तो इसलिए अगर आप वीज़ा फॉर्म भरते आप या किसी एजेंट से वीज़ा फॉर्म फिल करवाते हो तो एक बार वीज़ा फॉर्म को ध्यान से देख ले और वो वीज़ा फॉर्म को याद करके जाए कि हाँ भाई इससे ही मुझसे सवाल करेगा। और आपको एक डिटेल आइटनरी बनाइए कि हाँ मुझे यहाँ जाना है। आपको अगर डिटेल आइटनरी के बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप यूएस में कहाँ जाना है, तो आप ChatGPT की मदद ले सकते हो, उससे आप डिटेल आइटनरी बना सकते हो। और आप अपने जो DS-160 में का ऑप्शन होता है, आप कहाँ जाओगे तो उस ऑप्शन में आपको मेंशन कर देना है मैं सो एंड सो मेजर सिटीज़ बतानी है, डिटेल उसमें नहीं डालना है। और आप कहाँ रुकोगे तो किसी भी एक होटल की डिटेल लेनी है आपको, booking.com से उसकी डिटेल मिल जाएगी। वो डिटेल लेके आप फॉर्म में डाल दीजिए कि हाँ मैं ये होटल में स्टे करने वाला हूँ और ये इधर जगह, तो वो देख लेते हैं। और जब आपसे पूछे, और उस होटल का नाम याद कीजिए कि अगर आपसे वीज़ा ऑफिसर पूछता है कि आप किस होटल में रुकोगे तो आप बोल हाँ किस होटल में रुकोगा, तो एक डाउट का इशू हो जाता है, हाँ ये तो शायद झूठ बोल रहा है या इसका कोई प्लान है। अब ये तो बात हो गई कि भाई हाँ। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया एक बार तो आपको 6 महीना साल भर रुक जाना चाहिए, जब तक आपके केस में कुछ चेंजेस नहीं आते, जैसे कि आपकी इनकम नहीं बढ़ गई हो, या आपका टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं बढ़ गया हो, या आपकी शादी नहीं हो गई, आप सिंगल से मैरिड ना हो गए हो, या आपका किसी भी सो एंड सो तरीके में केसेस में चेंजेस आते हैं,
तो आप इंटरव्यू दीजिए, नहीं तो आप अगर 1 महीने या 1.5 महीने के पीरियड में दोगे तो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। तो अभी ये तो आपको मैंने जो डाउट है आपके मैंने क्लियर कर दिए। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा लोग पूछते हैं कि पटेल लोगों की वीज़ा जल्दी अप्रूव नहीं होती, क्योंकि यूएस में ऑलरेडी बहुत से पटेल है। तो डेट इज़ नॉट सो ट्रू। मैं खुद एक पटेल हूँ, मुझे भी यूएस का वीज़ा मिला है, मैं इंडिविजुअल हूँ और मैं यूएस जाकर आ चुका हूँ। और मेरा वीज़ा, अभी मैं आपको मेरे वीज़ा एक्सपीरियंस के बारे में बताता हूँ। फर्स्ट टाइम जब मैंने मेरा आपको बता दूं कि मेरा फर्स्ट टाइम वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, जो था नवंबर में, आई गेस नवंबर में था। तो जब मैंने इंटरव्यू दिया था तो भी ये आपको एक चीज़ बड़ी डिटेल में बताऊंगा, आपको इसके आगे पता चले कि एक शॉर्ट में बता रहा हूँ फिलहाल, बाद में आपको डिटेल में बताऊंगा कि मैंने मेरे वीज़ा फॉर्म में एक ऑप्शन होता है कि आपके कोई इमीडिएट रिलेटिव्स है या नहीं यूएस में। तो मैंने उस ऑप्शन में नो डाला था, मेरे कोई रिलेटिव्स वहाँ पे थे भी नहीं, इसलिए मैंने बता दिया मैंने नो डाला था। तो अब देखिए मेरी प्रॉब्लम कहाँ हुई फर्स्ट टाइम जो रिफ्यूज़ल हुआ। ओके, लेकिन आपको रीज़न नहीं बताइए आपका वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है। बस 214B का आपको एक लेटर दे देंगे और आपको बोल देंगे यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वीज़ा। ओके, अभी आपको खुद से दिमाग लगाना है कि क्या मैंने गलती कर दी, कैसे गलती कर दी। जब मेरा रिफ्यूज़ल आया तो मैं कंफ्यूज था कि मैंने कहाँ मिस्टेक कर दी, जबकि मेरा यूके रिटर्न था। मेरे पासपोर्ट में यूके का वीज़ा भी वैलिड था। मैं दुबई जा चुका हूँ प्रीवियसली, तो मेरी 2 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री भी थी। यूके बहुत ही पावरफुल ट्रैवल हिस्ट्री थी, क्योंकि यूके का जो वीज़ा होता है कंप्लीटली पेपर बेस्ड वीज़ा होता है। डॉक्यूमेंट मतलब आपके डॉक्यूमेंट आपको उनकी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है, और उनकी एक टीम होती है जो आपके डॉक्यूमेंट को स्टडी करती है। अगर आपने ITR फॉर्म, आपका ITR आपने फाइल अपलोड किया है तो वो लोग चेक करते हैं कि हाँ इसका ITR, अपने बैंक स्टेटमेंट अपलोड किया तो वो लोग चेक करते हैं हाँ बैंक स्टेटमेंट इनका जेन्युइन है। अगर आपने स्टॉक होल्डिंग्स है, प्रॉपर्टी के पेपर अपलोड किए तो वो सब चेक करते हैं कि हाँ ये जेन्युइन है या नहीं है। ठीक है, वो एक बात होगी, वो हम दूसरी वीडियो में हम यूके वीज़ा के बारे में बात कर लेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो मेरा रिफ्यूज़ल हुआ था, मेरा एक दिन बायोमेट्रिक था और नेक्स्ट डे मेरा इंटरव्यू था। तो मैं बायोमेट्रिक वॉज सक्सेसफुल। फिर मैंने इंटरव्यू के लिए गया तो वो लेडी ऑफिसर थी, उसने मुझसे सबसे पहले हेलो हाय आपको करना है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है। मैंने भी हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा सुबह का इंटरव्यू था। फिर उसने गुड मॉर्निंग, उसने मुझसे मेरा पासपोर्ट मांगा, शो मी योर पासपोर्ट। और पासपोर्ट के अलावा आपसे आपका कुछ भी नहीं मांगते, क्योंकि पासपोर्ट के पीछे ही जब आप बायोमेट्रिक के लिए जाते हैं तो एक बारकोड लगा है जिसे स्कैन करते तो आपका DS-160 उनके सामने खुल जाता है। तो उसने मुझे पूछा व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट। तो वो टाइम पे मुझे एक इवेंट अटेंड करना था शिकागो में, और मुझे एज अ टूरिस्ट न्यूयॉर्क सिटी देखनी थी। तो मैंने उनको बताया आई वांट टू अटेंड एन इवेंट इन शिकागो, देन आई विल गो टू न्यूयॉर्क सिटी टू एक्सप्लोर द सिटी। और बोले ओके। फिर उसने मुझसे पूछा कि आर यू मैरिड और सिंगल। आई सेड सिंगल। फिर उसने मुझसे पूछा कि व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, व्हाट्स योर एनुअल इनकम, हाउ मेनी स्टाफ आर देयर इन योर ऑफिस। और उसने मुझसे सवाल किया कि आपके बिजनेस के बारे में और कुछ डिटेल में बताओ। मैंने उनको ये सब चीज़ें बता, आप यूएस में कहाँ जाओगे मैंने वो भी उनको बता दिया, सब कुछ परफेक्ट था। बट वो मेरी जो वीज़ा ऑफिसर थी जो मेरे सामने जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, वो 5-10 सेकंड के लिए शायद काउंटर छोड़ के हटी थी। फिर वापस आने के बाद उसने मुझे 214B दे दिया और बोली यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द वीज़ा। आई वाज लाइक मैंने कहाँ गलती कर दी, मेरा पूरा केस जेन्युइन है, मैंने कहीं पे झूठ नहीं बोला, जो है सच बोला। फिर ओके, तो ये मेरा रिफ्यूज़ल हो गया है। मैं कन्फ्यूजन में हूँ कि क्यों रिफ्यूज़ हो गया। अब यहाँ पॉइंट आता है कि लोग बोलते हैं शॉर्ट पीरियड में आप फिर से इंटरव्यू दोगे तो आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा, क्योंकि आपके केस में कुछ चेंजेस आए नहीं। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हो कि आपका वीज़ा अप्रूव होगा। तो आप ये देखिए, मैंने मेरा नेक्स्ट इंटरव्यू कुछ 45 डेज़ में दिया था, 40-45 डेज़ में, जिसमें मुझे बायोमेट्रिक और इंटरव्यू के बीच में थोड़ा गैप मिला था, जो 10-12 दिन का गैप था। तो मेरा एक बायोमेट्रिक हो गया था, फिर मेरा इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू में मैं काउंटर पे गया, मेरा नंबर आया। तो नंबर आने के बाद उस ऑफिसर ने मुझसे पूछा हेलो सेम क्वेश्चन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर विजिट। आई सेड वेकेशन, क्योंकि इस बार जो इवेंट मुझे पिछली बार अटेंड करना था वो इवेंट की डेट जा चुकी थी, तो इस बार मैं उस इवेंट को मेंशन नहीं कर सकता, इसलिए मैंने DS-160 से इवेंट हटाकर खाली मैंने मेंशन कर दिया था कि मुझे वेकेशन पर जाना है। उसने बोला ओके। फिर उसने मुझसे सवाल पूछा पिछली बार आपको एक वेडिंग अटेंड करनी थी, जबकि मैंने अपने प्रीवियस इंटरव्यू में वेडिंग का जिक्र किया ही नहीं था, मुझे तो एक इवेंट अटेंड करना था। तो उसने मुझे आपको एक वेडिंग अटेंड करनी थी। बोला नहीं, मुझे किसी भी तरह की वेडिंग अटेंड नहीं करनी थी, मुझे एक इवेंट अटेंड करना था। मैंने इवेंट की डिटेल दी। तो उसने बोला ओके। फिर उसने मुझसे कुछ बेसिक सवाल पूछे, आप लंदन क्यों गए थे, कब गए थे, कितने दिनों के लिए गए थे। मैंने उन सबका जवाब दे दिया। और
कितने दिनों के लिए गए थे, मैं 4 दिन के लिए गया था। तो उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया कि दैट टाइम माई स्केड्यूल वॉज रियली टाइट, दैट्स व्हाई आई वेंट फॉर 4 days। ओके, सो ही वॉज कन्विंस। देन अगेन ही आस्क्ड मी आर यू मैरिड और सिंगल। आई सेड आई एम सिंगल। सो उन्होंने फिर मेरा पासपोर्ट उठाया और मुझे लगा कि भाई वो मुझे वापस ना दे दे, क्या है, क्या कन्फ्यूजन है। फिर उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, साइड में रख दिया और उन्होंने मुझे एक लेटर दे दिया कि आपका वीज़ा अप्रूव हो चुका है। और वो खुशी अलग होती है जब आपका यूएसए का वीज़ा अप्रूव हो जाता है। और वो लेटर में लिखा होता है कि आपने अगर कुरियर सर्विस ली है तो आपका पासपोर्ट आपके एड्रेस पे आ जाएगा। अगर आपने कुरियर सर्विस नहीं ली है, सेल्फ कलेक्शन सर्विस ली है, तो आप काउंटर पे चेक कर लेना कि वीज़ा में नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ और वीज़ा की इशू डेट, एक्सपायरी डेट सब प्रॉपर है या नहीं। तो वो मुझे पेपर मिल गया, खुशी थी। अब आप बताइए कि मेरा प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ का रीज़न क्या था। उन्होंने समझा वेडिंग, उन्होंने शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन या मैंने कुछ स्लो बोल दिया, तो उन्होंने उस चीज़ को समझा वेडिंग। और मैंने अपने फॉर्म में डाला था आई हैव नो रिलेटिव्स इन यूएसए, तो ये हो गया एक मिसमैच डेटा। उस वजह से मेरा प्रीवियस वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था। और उसके अलावा मेरे इंटरव्यू में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं थी। मेरे लंदन का वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री था, वो बहुत स्ट्रॉन्ग था, मायने रखता है। क्योंकि लंदन वाले जब आपको वीज़ा देते हैं तो आपके प्रॉपर रिसर्च करके देते हैं। तो इनको ही पता है अगर लंदन ने इसको वीज़ा दिया तो ये इज़ अ जेन्युइन ट्रैवलर और ये लंदन रिटर्न है। तो ट्रैवल हिस्ट्री सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है ट्रैवल हिस्ट्री। आपका ट्रैवल हिस्ट्री अगर अच्छा है तो आपको वीज़ा लेने से कोई रोक नहीं सकता है। और बाकी थोड़ा कॉन्फिडेंस तो चाहिए। आप बोलोगे आप वीज़ा ऑफिसर के सामने व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर वीज़ा, हाँ आप क्या बोल रहे हैं, आप इस तरह से करोगे तो ऑब्वियसली वो यूएसए है, आपको इतना इजीली तो वीज़ा दे नहीं देगा। अगर इतना इजीली वीज़ा है तो सब लोग दूसरे गलत तरीके इस्तेमाल ही क्यों करते। तो आज के टॉपिक के लिए इतना है। अगली वीडियो में हम जानेंगे मेरे लंदन वीज़ा के बारे में। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। और आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको आगे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेंगे मेरे चैनल पे। और चलते हैं, गुड बाय।